हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं श्री शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर दिख रहा है प्रत्येक दिन। और इसमें क्या होता है कि एमसीक्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साथ में जो स्टेट होता है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके आपके एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी हो सके। तो चलिए, अभी हमारे पास हम लोग के पास कम टाइम है, और ये जो वीडियो होगी या फिर ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, यह 71वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार का भी एक एग्ज़ाम होने वाला है। देखें कि एईडीओ का एक पेपर आया है, तो उसके लिए भी होगा ये करेंट अफेयर। तो ये वीडियो रहेगा, सीरीज रहेगा, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है 321 नंबर से। देखेंगे कि अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो अरवल जिला। आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड जो है बनाया जा रहा है, तो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, उसी के तहत क्या होता है कि आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से, झारखंड से किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है, भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर, आप इसको याद रखेंगे, 2018 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से किया गया था। इसकी शुरुआत आप इसको भी याद रखेंगे। और इस स्कीम में क्या होता है कि इस स्कीम में प्रति परिवार को क्या होता है कि 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, 5 लाख का बीमा दिया जाता है प्रति परिवार। और ये बीमा किस प्रकार का है? तो ये बीमा स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है। तो आप इसको याद रखेंगे। और जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है उसी के तहत क्या होता है कि एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों का नाम होता है, साथ में देखें कि उस नाम है, परिवार का विवरण होता है और लोगो होता है, आयु जो होता है, एज का वर्णन होता है। तो यही कार्ड है आयुष्मान कार्ड। यह डिजिटल एक हेल्थ कार्ड है एक प्रकार का, और इस आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है। इसी कार्ड के सहारे अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होता है या फिर कुछ होता है, तो वो क्या कर सकता है? इलाज करवा सकता है निजी अस्पताल में जाके या सरकारी अस्पताल में, जो इस योजना के तहत सूचीबद्ध है। और उस कार्ड के सहारे उसका इलाज किया जाता है। उसमें बीमा की राशि का उसी से जो है डिडक्शन किया जाता है, उसे काट लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। इसे समझने के लिए किस राज्य की टीम ने अगस्त 2024 में पटना के नवोदपुर में आया था? तो देखिए, केरला की टीम आया था। तो बिहार जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में पूरे देश के अंदर जो है अव्वल स्थान पर रहा है, मतलब पहले स्थान पर रहा है। और इसी के लिए, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए केरल की जो टीम है बिहार में आई थी। तब इतना याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो बिहार को इसके लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे बिहार को इसके लिए क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। जो ईटी डिजिटेक हुआ था, ईटी डिजिटेक पुरस्कार जो अभी हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी में बिहार को स्वर्ण पदक मिला था। इसको भी याद रखेंगे। साथ में ये याद रखना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड में जो मीटर होता है उसमें पूर्व ही रिचार्ज करवाया जाता है। जिस तरीके से आप फ़ोन को रिचार्ज करवाते हैं, और फ़ोन रिचार्ज करवाते हैं, जब तक उसमें पेमेंट होता है, जितना दिन तक पैसा होता है उतना ही चलता है। सेम इसी कंडीशन में होता है। मान लेते हैं आपके पास एम बी होता है कि आप एक महीना में 2 GB मिलता है। अगर उसको आप पहले ही समाप्त कर देंगे तो वो क्या होगा कि फिर रिचार्ज करवाना होगा। तो सेम है यहाँ कि अगर आप रिचार्ज करा लेता है और उसमें जितना होता है उतना ही बिजली का उपयोग किया जाता है, फिर पैसा समाप्त होते ही बिजली का कनेक्शन कट जाता है। और ये जो प्रीपेड मीटर होता है, डिस्कॉम जो कंपनी होता है, डिस्कॉम कंपनी से सीधा कनेक्शन होता है और रियल टाइम डेटा को देता है। इसको याद रखिए, रियल टाइम डेटा देता है। आपको पता रहेगा कि आप कितना यूनिट बिजली उपभोग किए हैं, कितना यूनिट आगे कर सकते हैं उतने पैसा में, तो ये सब पता रहता है उसमें। तो इसके मामले में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पे है। केरल की टीम इसके लिए आई थी, और जो, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले के मृत पाए नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो सीड बॉल का मतलब देखिए, एक सीड बॉल होता है, उसमें बीज होता है, मिट्टी होता है, खाद होता है, ये सब मिला के एक बॉल बनाया जाता है, एक बॉम्ब की तरह बना के, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सीड बॉल के जरिए जो है बिहार में नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद के जो पहाड़ हैं, मृत पहाड़ है, देखेंगे गया में जाएंगे तो ज़्यादातर मृत ही पहाड़ है, फिर नंगा पहाड़, वहाँ पेड़ पौधा नहीं है, तो उस पर लगाया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई। तो इस 4 जिला याद रखेंगे।
सुरेंद्र कुमार कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? एक वरिष्ठ पत्रकार है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया सुरेंद्र कुमार जी को, इसको याद रखें। सुरेंद्र कुमार जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, इसको याद रखेंगे आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो आप देखेंगे सहरसा के हैं। तो पहले आप देखेंगे कि लक्ष्मी झा क्या है, एक तो पर्वतरोही है, ये सवाल आ सकता है कि लक्ष्मी झा जी क्या है, पर्वतरोही है, बिहार के कहाँ से हैं, सहरसा के हैं। और इन्होंने अभी क्या किया है कि मलेशिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किनाबालू, इस पे चढ़ाई किया। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि माउंट किनाबालू पे चढ़ाई की है। तो माउंट किनाबालू चोटी कहाँ है, तो मलेशिया के अंदर है। तो 3-4 बात याद रखेंगे, यहाँ सवाल आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कि बिहार का पहला एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम बुद्ध नाम है इनका, इसका नाम क्या है, परम बुद्ध नाम है। और ये क्या है, बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। आप देखेंगे कि इसका निर्माण कौन किया है? तो आप देखेंगे कि एक सीडेक कंपनी है, सीडेक पटना जो कार्यालय है इसका, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका नाम परम बुद्ध है, तो आप देख ही लिए। और ये आईआईटी पटना में लगाने की बात की जा रहा है। इसको कहाँ लगाया जाएगा? आईआईटी पटना में। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो देखेंगे कि आप देखेंगे परम बुद्धा का जो परीक्षण किया गया है वो आईआईटी बीएचयू में। तो आईआईटी बीएचयू में इसका परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था। और इसको इंस्टॉल कहाँ किया जाएगा? आईआईटी पटना के अंदर इसको लगाने की बात चल रही है, तो आईआईटी पटना में लगाया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिर, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करवाना जो है अनिवार्य है? तो आप इसके लिए देखिए कि बिहार में एक यहाँ अधिनियम 1950 लिखा है, उसका पूरा नाम क्या है? बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम। तो आप याद रखेंगे, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950। तो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत जितने भी बिहार के अंदर मंदिर है, मस्जिद है, मठ है, जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और इस एक को कब लाया गया था? 1950 में। इसको भी याद रखेंगे, 1950 में लागू किया गया था। और इसी को लागू करने के लिए जो इसके अंदर व्यवस्था, उसको लागू करने के लिए बिहार स्टेट हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड बनाया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे आप, एक कि इसके तहत जो है बिहार स्टेट हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड बनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। तो इसे के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया था? राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया गया था, 2 लोगों को दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे, पूर्व की वीडियो मैंने दोनों पर चर्चा किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस से कितने पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को पदक दिया गया है? तो 23। आप याद रखेंगे 23 को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, इतना आप जानते ही होंगे, 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 78वां स्वतंत्रता दिवस को देखेंगे कि यहाँ जो है विशेष कोई अतिथि नहीं थे, तो इसको भी याद रखेंगे, विशेष अतिथि यहाँ नहीं थे, विशेष अतिथि नहीं थे यहाँ, तो इसको याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे कि लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कहाँ से? लाल किला से संबोधित करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। साथ में इसको याद रखेंगे कि जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसका जो थीम क्या था, विषय क्या था? तो देखेंगे उसका विषय था विकसित भारत, विकसित भारत @2047। तो @2047 यानी विकसित भारत @2047 था इसका थीम था, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित बनना चाहता है, विकसित बनने का लक्ष्य रखा है। तो इस साल जो 15 अगस्त हुआ उसका थीम क्या था? जो 15 अगस्त 2025 हुआ, ये 69वां था, इसको याद रखेंगे। 79वां स्वतंत्रता दिवस था, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया है। तो मतलब इसका कहना था कि किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक जो है बिल पास किया गया? तो बिहार की विधानसभा में। तो इसको याद रखेंगे, बिहार की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार में बराबर इस चीज़ को लेकर विवाद रहता है विद्यार्थियों के बीच में, सरकार के बीच में, कि जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार क्या किया है कि एंटी पेपर बिल लाया है, ताकि पेपर जो भी एग्ज़ाम का होता है पेपर लीक को रोका जा सके, इसके लिए लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार के विशेष आर्थिक सहायता में कितना राशि दिया गया? तो देखेंगे कि 58,900 करोड़ रुपया दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है बिहार के लिए कितना दिया गया है?
58,900 रुपया, इसको याद रखेंगे। और इस बार मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि थोड़ा स्टैटिक्स कम देख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का कम टाइम है, तो हम तेज़ गति से आप लोग को रिविज़न कराएंगे, बस इतना थोड़ा थोड़ा बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट चौधरी के स्तर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिलीप जायसवाल, इसको याद रखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में कौन है? तो आप देखेंगे दिलीप कुमार जायसवाल जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए? तो केवल एक खिलाड़ी, और इनका नाम था श्रेयसी सिंह नाम है इनका, श्रेयसी सिंह नाम है। तो इस पर सवाल भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। आप देखेंगे बीपीएससी द्वारा जो है पूछा गया था। इससे पहले सवाल के श्रेयसी सिंह जो है देखेंगे कि श्रेयसी जो सिंह हैं उनके द्वारा शामिल किया गया था। और वो क्या करती है? तो शूटिंग करती हैं, शूटिंग खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई थी। और वो जमुई से विधायक है, तो इसको भी याद रखेंगे, जमुई से विधायक है, जमुई से विधायक है। इसी पर सवाल आया था कि कहाँ से विधायक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो 4 करोड़, देखेंगे 2 से 4 करोड़ रुपए अनुदान की बात किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अभी बिहार सरकार क्या किया है कि इस एक लाया है, फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लाया गया है, और इसको जो है जुलाई 2024 में कैबिनेट से मंजूरी मिला था। इसके तहत एक फिल्म सिटी का निर्माण की बात की गई है। साथ में फिल्म बनाने के लिए क्या होगा कि वित्तीय सहायता जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा, और वो 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपये की बात की गई है। और वो देखेंगे कि अलग अलग है, जैसे क्षेत्रीय भाषा के लिए अलग अनुदान की राशि है, हिंदी भाषा के लिए अलग अनुदान की राशि है, अंग्रेजी भाषा की फिल्म और धारावाहिक के लिए अलग अनुदान की राशि है। तो इसके लिए आप इतना ही याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था? पटना में। टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। इसको याद रखेंगे। बिहार के किस शहर में टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट का देखेंगे कि पटना में हुआ। और भागलपुर को क्या बोला जाता है? वस्त्र उद्योग, बिहार के अंदर वस्त्र उद्योग की राजधानी है, फिर रेशम राजधानी बोलाता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गया? तो विक्रमशिला में बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपया का भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखें कि बिहार में भी वर्तमान में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहला है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है। और दूसरा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहाँ है ये मोतिहारी के अंदर, पूर्वी चंपारण में है, मोतिहारी में है। तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी बना है नया वाला, वो क्या है? तो आप देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को अलग स्टेटस दिया गया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्टेटस दिया गया है। और इसके लिए एक अलग से नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 2010 का, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर स्थापित किया था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है इंडिया के अंदर, देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है, उसी के तहत स्थापित होता है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो नालंदा की स्थापना अलग से एक बनाया गया, अलग से एक एक्ट ला के बनाया गया, तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और साथ में नालंदा यूनिवर्सिटी में कई सारे देशों की सहयोग भी है। आप देखेंगे लगभग 17 देश है जो आसियान कंट्री है प्लस आसियान प्लस कंट्री जो है सहयोग किया है। तो इसलिए बिहार में भी 2 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और तीसरा विक्रमशिला में बनाया जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट जो है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह आयोजन हुआ? तो दानापुर में हुआ। वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? दानापुर में हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, ये सवाल आ सकता है। और ये सम्मान क्यों हुआ था, वीर नारी सम्मान क्यों हुआ था? तो जो कारगिल युद्ध में जितने हमारे सैनिक मारे गए थे, तो उन सैनिकों के जो माता है, पत्नी है, उनको जो है सम्मानित किया गया था यहाँ। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप देखेंगे कि वीर नारी सम्मान जो हुआ था, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप देखेंगे कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ है, वही इसके संजय सेठ है, इनका नाम संजय सेठ, वही इसके मुख्य अतिथि थे इस नारी सम्मान समारोह का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 3 के बच्चों के पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को की गई थी? इसको याद रखेंगे। इसकी शुरुआत जो है 5 जुलाई 2021 को की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। मिशन निपुण क्या है कि जो भी कक्षा 3 तक के बच्चों है उसके अंदर गणितीय जो संगणना है उसको बेहतर तरीक़ा से किया जाए, और साथ में देखेंगे कि संख्यात्मक
साक्षरता में वृद्धि हो, मतलब उस बच्चा जो है थोड़ा पढ़ ले और बुनियादी साक्षरता बेहतर किया जा सके, तो इसलिए निपुण योजना लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 5 जुलाई 2021 को। तो इसको याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था? सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा। सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा खेल छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से खेल छात्रवृत्ति बच्चों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो बिहार का जो कंपनी है, आप देखें किस लिए दिया गया। तो मैंने पहले बताया कि बिहार जो है स्मार्ट मीटर प्रीपेड के लिए दिया गया है, जिससे स्मार्ट मीटर प्रीपेड के लिए बिहार को गोल्ड स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार में जो कंपनी है उसका नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो ये कंपनी है BSPHCL। इसने जो है प्रीपेड मीटर को बेहतर तरीके से इंस्टॉल किया है बिहार के अंदर, तो इसके लिए इसको गोल्डन स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रजनीकांत जी हैं। इन्हें क्या किया गया? दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, तो आप इसको याद रखेंगे, बिहार के हैं रजनीकांत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज करके बिहार को गौरव को बढ़ाया है? तो इनका नाम कनिष्क नारायण है। ये बिहार से हैं और ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया है? चुनाव जीता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे, इसको भी याद रखेंगे। 112 सेवा के हैंडलिंग के मामला में जो है बिहार देश भर में दूसरे स्थान पे है, तो इसको आप याद रखेंगे। 112 देखेंगे कि पुलिस को कॉल करते हैं, इमरजेंसी के लिए डायल नंबर है, और बिहार जो है इसको अगर पुलिस को कॉल करते हैं तो रिस्पांस देने के मामला में, हैंडल करने के मामला में उसको कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार व भारत की पहले ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप इनका नाम है और ये बिहार से हैं। अब देखेंगे बिहार में जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए क्या है कि 1% आरक्षण भी दिया गया उनको जॉब में। तो मानवी मधु कश्यप बिहार से है, और ये ट्रांसजेंडर दरोगा है, पहली वुमेन ट्रांसजेंडर दरोगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम में कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की महिला टीम ने सिल्वर पदक जीता है, तब इसको याद रखेंगे। पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार को कौन सा पदक दिया गया? तो कांस्य पदक। कहीं तो कांस्य पदक दिया गया, लेकिन आंसर यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इन्हें कांस्य पदक मिला है। मैं गूगल सर्च किया था तो पता लगा कि वो कांस्य पदक जीते हैं। तो आप देखें कि ब्रिक्स गेम हुआ था, तो ब्रिक्स गेम में आकाश कुमार बिहार से, उन्हें कांस्य पदक प्रदान हुआ है, तो आप इसको देखेंगे वो कांस्य पदक जीते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब एक सवाल आता है ब्रिक्स के बारे में, देखेंगे ब्रिक्स के बारे में देखेंगे अब। तो ब्रिक्स में है जो आप देखें कि इसका अनौपचारिक शुरुआत 2001 में हुआ था। ब्रिक्स की अनौपचारिक शुरुआत 1 में हुआ था, जबकि औपचारिक देखेंगे तो औपचारिक शुरुआत इसका कब हुआ था? 2006 से 9 के बीच इसको हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। अब ब्रिक्स संगठन के बारे में देखेंगे तो ब्रिक्स पे सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा भी है कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। अगर नाम से पूछेगा तो बी से देखेंगे तो यहाँ कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और इससे साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज इसके जो है शुरुआती मेंबर थे, और अभी वर्तमान देखेंगे इसकी 11 सदस्य हैं, क्योंकि 6 नए देशों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे ईरान है, मिस्र, इथोपिया है, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी में भी इस साल जो है ब्रिक्स पर आया था सवाल। आप देखेंगे कि यूपीएससी में ब्रिक्स पे सवाल आया था 2025 के प्री एग्ज़ाम में, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि इस तरीक़ा के जो भी संस्थाएं हैं तो आप उसके मेंबरशिप जरूर याद रखें, क्योंकि बीपीएससी में भी मेंबर पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स में कौन सा देश मेंबर है, कौन सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? तो पश्चिम चंपारण में। अब देखेंगे वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
और अतिथि जो परिषद है उसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए पश्चिम चंपारण का जो वाल्मीकि नगर है उसके लिए एक और प्रसिद्धि क्या है कि वाल्मीकि नगर जो है वहाँ एक टाइगर रिजर्व है बिहार का, तो अब इसको भी देखेंगे, वहाँ एक टाइगर रिजर्व है और उसको नेशनल पार्क का भी दर्जा प्राप्त है। तो जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क भी है और एकमात्र क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जा रहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, कैमूर में बनाया जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर की यही है कि वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन है, सेंटर की स्थापना किया गया और अतिथि परिषद बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेश कुमार सुमन है और इन्हें क्या किया गया कि फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जी को। और ये वाराणसी में क्या है, राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक सम्मेलन काशी फिजियोकॉन में बिहार के चिकित्सक हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो भी शिक्षक है उनकी उपस्थिति को ऑनलाइन चेक किया जा सके, रियल टाइम डेटा के माध्यम से चेक किया जा सके, डिजिटल किया गया उनके उपस्थिति को, ताकि स्कूल में कितने उपस्थित होते हैं, उनका टाइम क्या है, ये सब चीज़ों का डेटा उस पर डाल दिया जाता है इस शिक्षा कोष पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर खोला है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर पटना में खोला है। तो SCL कंपनी आप देखते होंगे कि ये जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है, IT कंपनी है और इसके द्वारा बिहार में पहला डिलीवरी सेंटर खोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर खोला गया पटना के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है और बिहार उसमें कौन से स्थान पे है? तो देखेंगे बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है। बिहार SDG इंडिया इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? केरला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। केरल एवं उत्तराखंड जो है पहले 2 राज्य हैं, आप इसको याद रखेंगे। और बिहार जो है SDG इंडिया इंडेक्स में सबसे पीछे है। तो आप देखेंगे कि SDG गोल के बारे में पढ़े होंगे, 17 गोल्स हैं, पूरे 17 गोल्स हैं और साथ में 169 जो है इसका सब गोल्स है, स्ट्रेटेजी जो भी है। तो 17 गोल्स है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए उसमें से एक गोल तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, तो उसको हटा दिया जाए। तो 16 गोलों के आधार पे क्या होता है कि SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है 16 गोल के आधार पे। और उसमें देखा जाता है कि जो हमारा गोल्स है इंटरनेशनल लेवल पर, जो गोल्स 17 जो चिन्हित किया गया है, उस गोल की प्राप्ति करने के लिए राज्यों का प्रयास क्या रहा है और उसी के आधार पर जो है और कितना वो काम कर रहा है, इसी के आधार पे रैंकिंग दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। तो दोनों बात याद रखेंगे कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है किसके द्वारा जारी होता है? नीति आयोग द्वारा। ये सीधा सवाल आ सकता है। दूसरा कि इसमें जो है 23-24 में टॉप कौन किया है? तो केरल एवं उत्तराखंड, बिहार का जो स्थिति है सबसे अंतिम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आप देखेंगे कि रविंद्र भवन पटना के अंदर। तो इधर क्या हो रहा है कि मिलेट्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी मोटा अनाज पे जो है भारत सरकार और वैश्विक सरकार जो है जोर दे रही है, ताकि मोटा अनाज का जो है स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर है और ये पोषण से युक्त होता है। देखें कि पोषण युक्त होता है, फाइबर भी होता है और साथ में देखें कि जो मोटा अनाज होता है ये क्लाइमेट रेजिलियंस भी होता है, क्लाइमेट रेजिलियंस भी अनाज होता है, यानी कि विपरीत जलवायु परिस्थिति से लड़ने में ज़्यादा सक्षम है अन्य अनाजों से। तो आप देखेंगे UPSC के मेंस में भी सवाल आया था, PT में भी आया था कि मिलेट्स की महत्व क्या है। मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था 25 के अंदर, तो इसलिए आप इस तरीके की जो भी चीज़ है उसको ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना के अंदर हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के लिए बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त में कितना राशि दिया गया? तो देखेंगे कि 3,651 करोड़। टोटल कितना मिला बिहार को? तो 58,900 करोड़ राशि दिया गया, 58,900 करोड़ रुपया दिया गया है टोटल। और बिहार के साथ साथ किस एक राज्य को भी दिया गया स्पेशल पैकेज? तो आंध्र प्रदेश, इनको भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय
युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार दिया गया? तो बिहार को। तो क्या हुआ था कि भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में आप देख ही रहे होंगे, तो वहाँ संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक आयोजन किया गया था 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन। उसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र के में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति करने के लिए पुरस्कार दिया गया। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार बिहार को दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे कि काकोलत नवादा के अंदर है। काकोलत कहाँ है? नवादा के अंदर। आप इसको भी याद रखेंगे, काकोलत कहाँ है? नवादा के अंदर है। तो आप इसे पूछा जा सकते हैं काकोलत जलप्रपात के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया राष्ट्रीय टीम में? तो 8 खिलाड़ियों को। तो आप इसको याद रखेंगे, मलेशिया के जोहोर में एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप हुआ 24 का, और उसमें बिहार के 8 खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली के फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेवारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को दी है? तो नवादा। तो आप देखेंगे कि नवादा के रजौली में जो है 10 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर लगाने का जो है कार्य दिया गया सूर्यम इंटरनेशनल को, तो नवादा में। आप इसको याद रखेंगे। अब रजौली एक कारण और प्रसिद्ध भी है, क्योंकि देखेंगे कि रजौली जो है नवादा में, रजौली एक जगह है, और यहाँ क्या हो रहा है कि बिहार का पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाने की बात हो रही है। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो अब वो भी क्षेत्र क्या है? रजौली है, नवादा है। तो ये दोनों बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राज्य स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? ज्ञान भवन पटना के अंदर। तो बिहार में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना के अंदर किया गया। बिहार में देखेंगे कितना आम का उत्पादन होता है, तो अब देखेंगे 15.8 लाख मीट्रिक टन। इसको याद रखेंगे, लाख MT टन। तो 15.8 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन बिहार के अंदर होता है। आप इसको याद रखेंगे पहला। दूसरा बात ये याद रखो कि जो एक बहुत जो GI टैग प्राप्त आम है उसका नाम क्या है? जर्दालू आम कहाँ के हैं? तो ये देखेंगे कि भागलपुर मुंगेर में पाया जाता है। भागलपुर मुंगेर का ये आम है जर्दालू आम। इसको क्या है? बिहार से GI टैग मिला हुआ। दूसरा जो उत्पाद है उसको भी GI टैग मिला जा सकता है, वो गुलाब खास इसका नाम है। आप देखेंगे कि आम का एक प्रजाति है गुलाब खास, ये सुपौल में और दरभंगा में पाया जाता है। इसको भी GI टैग दिया जा सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक भी उत्तर प्रदेश का जो आम है उसका नाम है दशहरी। आप देखेंगे कि दशहरी जो यूपी का आम है ये भी काफ़ी इंडिया में चर्चित है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और एक आम की प्रजाति है जो पूरे महाराष्ट्र में चर्चित है, उसका नाम है अल्फांसो। तो अल्फांसो आम कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 3-4 बात आप याद रखेंगे आम से। तो चलिए, तो ये हमारा आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।